Hi guys, welcome back to the channel. So last class we have seen Petty-Romberg syndrome clinical presentation and pathogenesis, diagnostic workup and differential diagnosis, and we have started with the treatment part. So treatment part पे हम लोग दो चीज़ देखे थे. एक तो reconstructive surgery is the main treatment part after the quiescence of 6 months. और अगर स्किन स्पेयर्ड है तो अपन ओनली क्रेनियल बोन ग्राफ्ट और सॉफ्ट टिश्यू ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ओके, विल कंटिन्यूइंग दिस. ओके, लेट्स स्टार्ट. अब जहाँ पे वेयर स्किन इज एट्रोफिक, कंप्लीट रिप्लेसमेंट विद स्किन कंटेनिंग फ्लैप में बी नेसेसरी. अब जहाँ पे स्किन ही एट्रोफिक है तो हमको कंप्लीट रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा. A vascularized transfer of iliac bone with a skin subcutaneous composite based on the deep circumflex iliac artery can achieve simultaneously reconstruction of atrophied bone and soft tissue. तो जहाँ पे स्किन ही अपना एट्रोफिक है तो हमको पूरा का पूरा फ्लैप लेना पड़ेगा स्किन कंटेनिंग. तो उसके लिए हम लोग इलियाक बोन ग्राफ्ट ले सकते हैं. उसके साथ हम लोग उसका सबक्यूटेनियस कंपोजिट स्किन लेंगे और जो आर्टरी है दैट इज सर्कमफ्लेक्स इलियस आर्टरी वो भी, और उससे हम लोग ये रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं एट्रोफिक बोन और सॉफ्ट टिश्यू का. ओके, और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो अदरवाइज सेकेंड स्टेज कैंसलस बोन ग्राफ्ट फ्रॉम द इलियम, block calvarial bone graft or alloplastic contour materials are placed after soft tissue reconstruction. ठीक है, सेकेंड स्टेज सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं, जब ये हमारा सॉफ्ट टिश्यू रिकन्स्ट्रक्शन हो जाता है तब हम लोग या तो कैंसलस बोन ग्राफ्ट या तो क्लेवेरियल बोन ग्राफ्ट या तो एलोप्लास्टिक कॉन्टूर मटेरियल यूज़ करते हैं. ओके, ऑर्बिटल रिकन्स्ट्रक्शन इज डन आफ्टर सॉफ्ट टिश्यू फेज. ऑब्वियसली पहले हम लोग सॉफ्ट टिश्यू वाला कंप्लीट करके उसके बाद ऑर्बिटल रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं. एंड इज बेस्ट अकम्प्लिश विद क्रेनियल बोन ग्राफ्ट एंड सॉफ्ट टिश्यू फैट ट्रांसफर इनटू द ऑर्बिटल वॉल्यूम. पेशेंट विद सिग्निफिकेंट एलोपेशिया, टिश्यू एक्सपेंशन ऑफ हेयर बेयरिंग स्काल्प फॉलोड बाय एडवांसमेंट फ्लैप. मतलब जिनका बहुत सीवियर हेयर लॉस हुआ है तो उसमें हम लोग टिश्यू एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ हेयर बेयरिंग स्काल्प फॉलोड बाय एडवांसमेंट फ्लैप. ओके, now coming to the prognosis, extremely difficult reconstruction. The multiple tissue types involved and the distortion they cause to key facial units such as commissure, lip line, and orbital contour make it very difficult to achieve a close symmetry with unaffected skin. तो इन जनरल जो रिकन्स्ट्रक्शन होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो हमारा जो सिमेट्री होता है वो पूरा प्रॉपर अचीव नहीं होता. Okay, the syndrome does not return after its initial course, but reconstruction themselves can cause atrophy because of hostile recipient tissue bed. सिंड्रोम तो वापस नहीं आता, 3 पीरियड का होता है और चला जाता है, लेकिन जो रिकन्स्ट्रक्शन है वही एट्रोफी कॉज कर सकता है बिकॉज ऑफ द रेसिपिएंट टिश्यू बेड. Dermal fat grafts are preferred and more straightforward reconstruction in patient with moderate involvement. अगर किसी में moderate involvement है तो we prefer dermal fat graft. Okay, that's all about पेरीरोम्बक सिंड्रोम. इतना याद रखना है कि लेफ्ट साइड ज़्यादा अफेक्टेड होता है, बोन और सॉफ्ट टिश्यू का ट्रॉफी होता है और रिकन्स्ट्रक्शन इसका ट्रीटमेंट प्लांट है. ओके, नाउ कमिंग टू द 13th वन दैट इज एल्हर्स-डानलोस सिंड्रोम. So, clinical presentation and pathogenesis. 8 reported variants of Ehlers-Danlos syndrome. 4 are autosomal dominant, 1 is X-linked, and remaining 3 are autosomal recessive. और जो ये autosomal recessive वाले होते हैं वो ज़्यादा सीवियर होते हैं. The clinical features originate from incomplete and faulty collagen that lacks its usual unique strength and integrity. तो जो कोलाजन होता है या तो वो इनकम्प्लीट फॉर्मेशन होता है या फॉल्टी कोलाजन होता है, तो उसमें जो उसका इलास्टिसिटी होना चाहिए या उसका जो स्ट्रेंथ और इंटीग्रिटी होना चाहिए वो नहीं रहता. कंसिक्वेंटली टिश्यू आर फ्राइएबल एंड ओवर प्लायबल. ओके, in the ecchymotic form, that is
that accounts for 5% and severe form that accounts for 30%. Cutaneous hemorrhages are common. Okay, that's all for today. We'll be continuing this in the next class. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.